डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 11 के बायोलॉजी के पहले यूनिट के पहले चैप्टर के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, पहला जो यूनिट आप लोग का है, पहला यूनिट है जीव जगत में विविधता, डाइवर्सिटी इन लिविंग बींग्स। पहला ये यूनिट है, ठीक है। और पहले यूनिट का पहला जो चैप्टर है, ठीक है, वो है जीव जगत। पहला चैप्टर क्या है? जीव जगत है। तो आज इसी चैप्टर को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और इस चैप्टर का पहला जो टॉपिक होगा वो है सजीव क्या है या जीवन क्या है, जीवन किसे कहते हैं या सजीव किसे कहते हैं। देखेंगे हम लोग जीवधारियों तथा समस्त निर्जीव वस्तुओं को देख सकते हैं। हम लोग जीवधारियों को भी देख सकते हैं और इस पृथ्वी पर पाए जाने वाले जितने भी निर्जीव वस्तुएं हैं उनको भी देख सकते हैं, उन्हें हम छू सकते हैं। लेकिन जीवधारियों के जीवन को नहीं देख सकते हैं और न ही छू सकते हैं। जीवधारियों के जो जीवन है न ही उसको देख सकते हैं और न ही छू सकते हैं, बल्कि जीवधारियों के कोशिकाओं में जीवन जो होता है, जीवधारियों की कोशिकाओं में पाए जाने वाला पदार्थों में उत्पन्न होने वाला एक विशेष प्रकार की ऊर्जा होती है या शक्ति होती है, ठीक है। जो जीवन होता है वो जीवधारियों की कोशिकाओं में पाए जाने वाले पदार्थों में उत्पन्न होने वाला एक प्रकार का ऊर्जा होता है या शक्ति होती है, जिसे हम नहीं छू सकते हैं और नहीं देख सकते हैं। ठीक उस प्रकार जिस प्रकार हम प्रेम को, घृणा को, लालच को नहीं देख सकते हैं, नहीं छू सकते हैं, केवल अनुभव कर सकते हैं, ठीक उसी प्रकार जीवन भी जो होता है, जीवन को भी नहीं देख सकते हैं और नहीं छू सकते हैं, केवल जीवन को हम अनुभव कर सकते हैं। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि संगठित पदार्थ या भूत द्रव्य की जय दशा ही जीवन कहलाता है। देखेंगे संगठित पदार्थ या भूत द्रव्य की जैव दशा ही जीवन कहलाता है, ठीक है, जीवन कहलाता है। ठीक है, संगठित पदार्थ या भूत द्रव्य की जैव दशा ही क्या कहलाती है? जीवन कहलाती है। देखेंगे ये भूत द्रव्य क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में जान लिया जाए। ये भूत द्रव्य क्या है? देखिए, इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, थोड़ा सा इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, तब भूत द्रव्य के बारे में आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। हम जानते हैं कि इस ब्रह्मांड की रचना जो है महाविस्फोट क्रिया द्वारा हुआ है, और महाविस्फोट की जब क्रिया हुआ तो उसमें से ऊर्जा का भी निर्माण हुआ और अनेक प्रकार के तारों का निर्माण हुआ, नक्षत्रों का निर्माण हुआ। उन्हीं तारों में से एक तारा हम लोग का सूर्य का निर्माण हुआ, ठीक है। सूर्य के निर्माण होने के बाद कुछ कणों का भी निर्माण हुआ। वे कण आपस में संघनित होकर ग्रहों की रचना किए, ठीक है, और ग्रहों की रचना होने के बाद उपग्रहों की रचना हुआ। उन्हीं ग्रहों की रचना में हमारी पृथ्वी की भी रचना हुई, ठीक है, और पृथ्वी पर भी कुछ पदार्थों की रचना हुई, गैसों का भी निर्माण हुआ, ठीक है। यही गैसें सरलतम रूप में थी, ये टूटकर आपस में अभिक्रिया करके, ठीक है, सरल यौगिकों का निर्माण किया, ठीक है, जैसे ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, एमिनो एसिड है, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड है, इन सब का निर्माण हुआ। और यही अपने जटिलतम रूप में जब आए तो कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, प्रोटीन, वसा, न्यूक्लिक एसिड, इन सब का निर्माण हुआ। अब जब यही यौगिक, जटिल यौगिक आपस में मिले तो फिर वहाँ पे जीवन उत्पन्न हो गया। इस प्रकार एक कोश की जीव, प्रोकैरियोटिक जीव का निर्माण हुआ,
प्रोकैरियोटिक जीव का निर्माण हुआ, जैसे बैक्टीरिया का निर्माण हुआ। और इन्हीं बैक्टीरिया में धीरे धीरे परिवर्तन हुआ। लाखों करोड़ों या वर्ष में यह क्रिया होती रही, जिनके उस बैक्टीरिया से एक कोशिकीय जीव बना, एक कोशिकी से बहुकोशिकीय जीव बना, और फिर इसमें परिवर्तन होते होते सबसे ज़्यादा जटिलतम कोई जंतु बना तो मानव बना। इस प्रकार यह क्रिया लाखों करोड़ों वर्ष में हुई। ठीक है, तो यहाँ बताएंगे कि जब पृथ्वी पर पदार्थ जो बना वो वास्तव में उस समय निर्जीव था। जैसे गैसें बनी, निर्जीव था, लेकिन यही गैसें टूटकर सरल यौगिक का निर्माण किए, तो सरल यौगिक धीरे धीरे आपस में मिलकर जटिल यौगिक बनाए, तो वहाँ पे जीवन का निर्माण हो गया। तो उसी पदार्थ को हम भूत द्रव्य कह रहे हैं। भूत द्रव्य मतलब पहले का जो द्रव्य है, पदार्थ जो बना था, उन्हीं पदार्थों के मिलने से, ठीक है, जीवन की उत्पत्ति हुई, जीवन का निर्माण हुआ। इसीलिए इस परिभाषा में भूत द्रव्य लिखा गया है। भूत द्रव्य की जैव दशा ही जीवन। ठीक है, संगठित या भूत द्रव्य की जैव दशा ही क्या है? जीवन कहलाती है। तो ये जीवन का परिभाषा हुआ। अगला टॉपिक पढ़ेंगे जीवधारियों के लक्षण, और देखेंगे जिसके अंदर जीवन है उसे हम जीवधारी कहते हैं। जो जीवन को क्या किए हुए हो, धारण किए हुए हो, उसे हम जीवधारी कहते हैं। ठीक है, तो अगला टॉपिक हम जो पढ़ेंगे जीवधारियों के प्रमुख लक्षण। जीवधारियों के लक्षण लिख सकते हैं। जीवधारियों के लक्षण, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म या लिविंग बींग्स भी लिख सकते हैं। लिविंग बींग्स भी लिख सकते हैं, आप कर सकते हैं लिविंग बींग्स भी लिख सकते हैं। चलिए देखिए जीवधारियों के कौन कौन से लक्षण हैं। देखिए अगर आप लोग को पूछा जाए कि आखिर जीवधारी है, जीवन को धारण किए हुए हैं, तो उनके अंदर कौन कौन से लक्षण पाएंगे जिनके आधार पर हम प्रूफ कर सकते हैं कि वो जीवधारी है। उन्हीं लक्षणों के बारे में, एक निर्जीव वस्तु और एक जीवधारी, इन दोनों में क्या अंतर है? कोई न कोई ऐसा विशिष्ट लक्षण पाया जाता है जीवधारियों में जो निर्जीव वस्तुओं से उसे अलग करता है, पृथक करता है। उन्हीं लक्षणों के बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखेंगे पहला जो लक्षण है जीवधारी का पहला लक्षण जो है जीवन चक्र। जीवन चक्र से हम लोग स्टार्ट करेंगे। जीवन चक्र है, लाइफ साइकिल कहते हैं। लाइफ साइकिल, जीवन चक्र क्या होता है? ठीक है, इस पृथ्वी पर जितने भी जीव होते हैं वो एक निश्चित जीवन चक्र का अनुसरण करते हैं। इस पृथ्वी पर जितने भी जीव होते हैं या जीवधारी होते हैं वो एक निश्चित जीवन चक्र का अनुसरण करते हैं। प्रत्येक जीवधारी जो होता है पहले शिशु रूप में जन्म लेता है, फिर उसमें वृद्धि और विकास होती है, तो धीरे धीरे वयस्क बनता है। वयस्क बनने पर प्रजनन क्रिया करता है, अपने अगली पीढ़ी को जन्म देता है, फिर प्रौढ़ावस्था से होकर गुजरता है और फिर वृद्धावस्था को प्राप्त कर लेता है। अंत में उसकी क्या होती है? मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इस प्रकार जीवधारी के जन्म से लेकर मृत्यु तक के समय अवधि को ही हम जीवन चक्र कहते हैं, लाइफ साइकिल कहते हैं। जीवधारी के जन्म से लेकर मृत्यु तक के समय अवधि को ही हम क्या कहते हैं? लाइफ साइकिल कहते हैं, जीवन चक्र कहते हैं। तो समस्त जीवधारियों में होता है, जितने भी इस पृथ्वी पर जन्म लिए हैं जीवधारी, सबका कोई न कोई एक निश्चित जीवन चक्र है जिनका अनुसरण वो करता है। ठीक है, हाँ, किसी का अधिक होता है जीवन चक्र, किसी का कम होता है। ठीक है, दूसरा लक्षण देखेंगे, ये जीवधारियों में पाया जाता है, जितने भी जीवधारी हैं उनमें पाया जाता है। दूसरा लक्षण क्या है? जीवद्रव्य। जीवद्रव्य, प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म है। प्रोटोप्लाज्म में देखेंगे ये जीवद्रव्य क्या होता है। देखेंगे कि जीवधारियों का शरीर जो है हम जानते हैं कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, और उन कोशिकाओं में
जीवित पदार्थ पाया जाता है, उसी जीवित पदार्थ को हम जीव द्रव्य कहते हैं। याद रखिए, कोशिकाओं के अंदर जो है जीवित पदार्थ होता है, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, जीव द्रव्य कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म। इसीलिए कहा गया है, हेक्सले ने कहा है कि जीव द्रव्य जीवन की भौतिक आधारशिला है। जीव द्रव्य जो है जीवन की भौतिक आधारशिला है, अर्थात जीव द्रव्य के बिना जीवन संभव नहीं है। अगर जीव द्रव्य उपस्थित है कोशिका में तो वो कोशिका जीवित है। जब कोशिका जीवित है तो बॉडी भी जीवित रहेगी। अगर जीव द्रव्य नष्ट हो गया तो कोशिका भी नष्ट होगी, फिर बॉडी भी नष्ट होगी। इस प्रकार बिना जीव द्रव्य का कोशिका जीवित नहीं रह सकती है। इसलिए आधारशिला है, जीवन की सबसे महत्वपूर्ण आधारशिला है जीव द्रव्य। ठीक है, अगला देखेंगे, हाँ, इसी जीव द्रव्य में देखेंगे पाचन होता है, श्वसन होता है, उत्सर्जन होता है, आदि जितने भी जैविक क्रियाएं होती हैं उन सभी क्रियाएं इन्हीं जीव द्रव्य में संपादित होता है। अगला तीसरा लक्षण क्या है जीवधारियों की? तीसरा प्रमुख लक्षण क्या है? कोशिका संरचना। कोशिका संरचना है। सेल स्ट्रक्चर, ठीक है, कोशिका संरचना है, सेल स्ट्रक्चर है। देखेंगे सेल स्ट्रक्चर क्या होता है। सेल स्ट्रक्चर, जितने भी इस पृथ्वी पर जीवधारी हैं, समस्त जीवधारियों का शरीर जो है कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। छोटी छोटी इकाइयां होती हैं, इन छोटी छोटी इकाइयों को ही हम कोशिका कहते हैं। ठीक है, इसीलिए कहा गया है कि जीवधारियों के शरीर के संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई को ही हम क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। जीवधारियों के संरचनात्मक एंड क्रियात्मक इकाई को ही हम कोशिका कहते हैं। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी। ठीक है, देखेंगे कोशिकाएं जो होती हैं, जो भी सेल होती हैं, सेल आपस में मिलकर टिश्यू की रचना करती है। सेल आपस में मिलकर टिश्यू की रचना करते हैं और टिश्यू आपस में मिलकर टिश्यू सिस्टम का निर्माण होता है। और टिश्यू सिस्टम आपस में मिलता है तो अंग का निर्माण होता है, ऑर्गन का, ऑर्गन्स का निर्माण होता है। और ये गलत हो गया है, ऑर्गन्स का निर्माण होता है और ऑर्गन्स आपस में मिलता है। देखेंगे ऑर्गन्स आपस में मिलता है तो ऑर्गन सिस्टम का, ऑर्गन सिस्टम का निर्माण होता है, अंग तंत्र कहते हैं। और अंग तंत्र आपस में मिलता है तो एक बॉडी की रचना होती है। याद रखिएगा, सेल आपस में मिलता है, टिश्यू बनाता है। टिश्यू आपस में मिलते हैं तो टिश्यू सिस्टम बनता है। टिश्यू सिस्टम आपस में मिलता है तो अंग का निर्माण होता है, ऑर्गन्स का निर्माण होता है। ऑर्गन्स आपस में मिलते हैं तो अंग, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, अंग तंत्र बनाते हैं। और अंग तंत्र मिलता है तो बॉडी की रचना होती है। तो इस प्रकार एक जीवधारी की रचना होती है। ठीक है, ये भी विशिष्ट लक्षण है। अगला लक्षण देखेंगे, 3 हो गया। चौथा लक्षण देखेंगे। चौथा लक्षण जो है वो है, चौथा लक्षण उपापचय। ठीक है, उपापचय इसको कहते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म कहते हैं, उपापचय है। ये उपापचय क्या होता है? देखेंगे कि जितने भी जीवधारी होते हैं, समस्त जीवधारियों में हर समय अनेक प्रकार की रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तन होते रहते हैं। ठीक है, जितने भी जीवधारी होते हैं, इन सभी जीवधारियों के शरीर में हर समय अनेक प्रकार के रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तन होते रहते हैं। इन्हीं परिवर्तनों को हम उपापचय कहते हैं। और ये किस प्रकार होता है? देखेंगे कि मेटाबॉलिज्म 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक होता है कैटाबॉलिज्म और एक होता है एनाबॉलिज्म।
कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म होता है। कैटाबॉलिज्म इसको अपचय कहते हैं, अपचय, और इसको कहते हैं उपचय, हिंदी में कहते हैं। कैटाबॉलिज्म में क्या होता है कि हमारी कोशिकाओं में जो भी जटिल यौगिक होते हैं, ये जटिल यौगिक जब सरल यौगिक में चेंज हो जाते हैं या परिवर्तित हो जाते हैं, तो इस क्रिया को हम अपचय कहते हैं या कैटाबॉलिज्म कहते हैं। तो जटिल से हमारे कोशिकाओं में जटिल यौगिक सरल यौगिकों में भी टूटकर परिवर्तित होते हैं, और सरल यौगिक आपस में मिलकर जटिल यौगिक की भी रचना करते हैं। तो जब सरल यौगिक आपस में मिलकर जटिल यौगिक की रचना करते हैं तब उसे उपचय कहते हैं, एनाबॉलिज्म। ये दोनों क्रियाएं हमेशा हमारी कोशिकाओं में होती रहती हैं। इसी को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म कहते हैं। इन दोनों को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म कहते हैं। और मेटाबॉलिज्म क्रिया होती रहती है। इसी मेटाबॉलिज्म क्रिया होने के कारण ही ठीक है हमारे शरीर की वृद्धि और विकास भी होता है। ठीक है, देखेंगे कैटाबॉलिज्म का एक उदाहरण हम बता रहे हैं आप लोग को। कैटाबॉलिज्म का जो उदाहरण, पहले एनाबॉलिज्म को देख लीजिए। एनाबॉलिज्म का उदाहरण देखेंगे, जैसे पौधों में प्रकाश संश्लेषण होना, ये एनाबॉलिज्म का उदाहरण है। क्योंकि इसमें होता क्या है कि अभी मैं बताया हूँ कि एनाबॉलिज्म में सरल यौगिक आपस में मिलकर जटिल यौगिक बनाते हैं। जैसे प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जल का अणु होता है, ये आपस में सनलाइट और क्लोरोफिल की उपस्थिति में, सनलाइट और क्लोरोफिल की उपस्थिति में अभिक्रिया करके ग्लूकोज बनाते हैं। ठीक है, प्लस ऑक्सीजन बनाते हैं। देखेंगे यहाँ पर इनके तुलना में जटिल यौगिक है, ग्लूकोज है, ये जटिल यौगिक है, तो ये उपचय क्रिया कहलाएगा। क्या कहलाएगा, उपचय क्रिया कहलाएगा, याद रखिएगा। लेकिन यही श्वसन क्रिया जो होता है वो कैटाबॉलिज्म है। श्वसन क्रिया में क्या किया जाता है कि जस्ट इसका विपरीत कर दिया जाए। श्वसन क्रिया में ग्लूकोज अणु जो होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ा जाता है, बनाया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्लस ऊर्जा बनता है। देखेंगे, ये देखिए, ये जटिल यौगिक है और ये कार्बन डाइऑक्साइड और जल के अणु क्या है, इनके तुलना में क्या है, सरल है। तो ये कैटाबॉलिज्म का उदाहरण है। तो ये क्रिया हमारी कोशिकाओं में हर समय होता रहता है। इसी को सम्मिलित रूप से हम क्या करते हैं, उपापचय करते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक देखेंगे। अगला जो उपचय के बाद अगला पॉइंट है श्वसन। क्या है, श्वसन है, पांचवा होगा श्वसन, रिस्पायरेशन। जितने भी जीवधारी होते हैं, ये जितने भी लक्षण हम बता रहे हैं जीवधारियों के लक्षण हैं, याद रखिएगा। ये उपापचय क्रिया तो सबसे विशिष्ट लक्षण है, ये भी याद रखिएगा। श्वसन क्रिया, रिस्पायरेशन क्रिया, इस पृथ्वी पर जितने भी जीवधारी हैं सभी की सभी श्वसन क्रिया हर समय करते रहते हैं। और श्वसन क्रिया में क्या किया जाता है, वायुमंडल से ऑक्सीजन लिया जाता है और फिर बॉडी के अंदर वो ऑक्सीजन जाता है। कोशिकाओं के अंदर वो ऑक्सीजन जब जाता है तो ग्लूकोज अणु का, ठीक है, विघटन होता है, उसको तोड़ा जाता है, ऑक्सीकरण क्रिया होती है, जिसके फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जल के अणु बनते हैं, ऊर्जा का निर्माण होता है। और वही कार्बन डाइऑक्साइड पुनः हम बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, इस प्रकार श्वसन क्रिया से, ठीक है, ऊर्जा का निर्माण हमारी कोशिकाओं में होता रहता है, जिससे इस ऊर्जा का उपयोग करके जीवधारी जितने भी जैविक क्रियाएं बॉडी में होती हैं और जो भी क्रियाकलाप करता है अपने दैनिक जीवन में, वो उस क्रियाओं में इस ऊर्जा का उपयोग करता है। ठीक है, अगला है पोषण। पोषण, इससे हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या है, पोषण क्या है, देखेंगे कि जब जीवधारी का वृद्धि और विकास होता है तो वृद्धि विकास में नई नई कोशिकाओं का निर्माण होना आवश्यक होता है। जब नई कोशिकाएं बनेंगी तो कोशिकाओं के लिए जीव द्रव्य आवश्यक होता है। तो यह जीव द्रव्य पोषण के ही द्वारा बनता है। जब जीव द्रव्य बनेगा तभी नई कोशिकाएं बनेंगी। ठीक है, तो इस प्रकार देखेंगे
कि जीवधारियों के जीव द्रव्य बनने में और शरीर के अंदर ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, ठीक है, और शरीर की वृद्धि और विकास करने के लिए पोषण की आवश्यकता होती है, ठीक है। और यह पोषण हमें भोजन से मिलता है। किससे मिलता है? भोजन से मिलता है, जो बाहर के इन्वायरमेंट से वो पदार्थ बॉडी के अंदर डाला जाता है और फिर उनसे पोषण हम प्राप्त करते हैं, ऊर्जा प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो ये सभी जीवधारियों में होता है, ठीक। अगला देखेंगे, अगला है वृद्धि। सातवां क्या है? वृद्धि, ग्रोथ। ग्रोथ है। सातवां पॉइंट है ग्रोथ है। देखेंगे ग्रोथ जो होता है, वृद्धि कहते हैं, ये वृद्धि क्या कहलाता है? जितने भी जीवधारी होते हैं उनके शरीर की आकार, आकृति, आयतन तथा शुष्क भार में वृद्धि होता है। इस क्रिया को ही हम वृद्धि कहते हैं, यानी बढ़ता है, ठीक है, बढ़ने की क्रिया को ही वृद्धि कहते हैं। जितने भी जीवधारी हैं उनके शरीर का आकार, आकृति, आयतन, ठीक है, और शुष्क भार जो होता है वो बढ़ता रहता है। इस क्रिया को ही हम क्या कहते हैं? वृद्धि कहते हैं। और वृद्धि क्रिया पौधों में भी होती है और जंतुओं में भी होती है। वृद्धि क्रिया जंतुओं में एक निश्चित उम्र तक ही होती है। जैसे मानव में देखा जाए वृद्धि क्रिया 20 से 22 वर्ष तक या 18 से 22 वर्ष तक के मध्य लगभग वृद्धि होता है, ठीक है, और उसके बाद वृद्धि होना समाप्त हो जाता है। लेकिन विकास जीवन पर्यंत चलती रहती है, ठीक है। पौधों में देखेंगे, पौधों में वृद्धि और विकास दोनों जीवन पर्यंत चलता रहता है, लाइफ टाइम, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये भी एक अंतर है पौधों और जंतुओं में। पौधों में वृद्धि जीवन पर्यंत होती है, जबकि जंतुओं में वृद्धि एक निश्चित आयु तक ही होती है, ठीक। तो ये ना, अगला 8वां पॉइंट होगा प्रजनन। रिप्रोडक्शन। ये रिप्रोडक्शन क्या होता है, प्रजनन का क्या होता है? देखेंगे, प्रत्येक जीवधारी जन्म लेता है, वयस्क होता है और वयस्क होने के बाद प्रजनन क्रिया करता है, अर्थात अपने अगली पीढ़ी को जन्म देता है। अगली पीढ़ी के जन्म देने की क्रिया को ही हम क्या कहते हैं? प्रजनन कहते हैं। जिनके कारण प्रत्येक जीव जात अपनी जात के सदस्यों की निरंतरता को बनाए रखता है, अपने जात के सदस्यों की निरंतरता को बनाए रखता है, कंटिन्यूटी को बनाए रखता है और उनके सदस्य इस पृथ्वी पर जीवित रहते हैं, ठीक है। तो ये प्रजनन क्रिया द्वारा ही संभव है, अपने जात के सदस्यों की संख्या बढ़ाने के लिए, ठीक है। अगला है गति। 9वां देखेंगे, इसको मिटा दिया जगत। नौवां जो होगा गति होगा, ठीक है, गति। देखेंगे कि जो भी जीवधारी होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना ही गति कहलाता है, ठीक है। गति की क्रिया जो एक कोष की जीव होता है उनमें भी होता है, और जो बहुत विशालकाय जीव होता है उनमें भी गति की क्रिया होती है, ठीक है। एक कोष की जो जीव होते हैं उनमें जीव द्रव्य भ्रमण होता है। जीव द्रव्य क्या होता है? कोशिका के अंदर ही भ्रमण करता है। जैसे मान लीजिए ये कोशिका है, इसके अंदर जो जीव द्रव्य होता है तो क्या होता है? इसी कोशिका के अंदर भ्रमण करता रहता है, ठीक है। ये भी एक प्रकार की गति है। इसके अलावा कुछ पौधे जो होते हैं वो भी गमन करते हैं, जैसे क्लेमाइडोमोनास एक प्रकार का शैवाल है जो तालाब में पाया जाता है। ग्रीन शैवाल होता है, हरे शैवाल, ठीक है, ये भी गमन करते हैं। युग्मक है, युग्मक भी भाई गमन करते हैं। जूस्पोर ये भी गमन करते हैं। और जंतु जो होते हैं, जंतु वह भोजन के तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करते हैं। तो ये जीवधारियों के ये सब लक्षण हम बता रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। जीवधारियों के जो प्रमुख लक्षण हैं वो बता रहे हैं, ठीक। अगला है संवेदनशीलता तथा अनुकूलनशीलता।
संवेदनशीलता एवं अनुकूलनशीलता। संवेदनशीलता एवं अनुकूलनशीलता। सेंसिटिविटी एवं एडाप्टेबिलिटी। सेंसिटिविटी एवं एडाप्टेबिलिटी इसको कहेंगे। संवेदनशीलता एवं अनुकूलनशीलता, ठीक है। ये संवेदनशीलता क्या कहलाता है, अनुकूलनशीलता क्या कहलाता है, ठीक है। देखेंगे प्रत्येक जीवधारी अपने वातावरण में होने वाले निरंतर परिवर्तन को अनुभव करता है। प्रत्येक जीवधारी जिस वातावरण में रहता है उस वातावरण में निरंतर कुछ न कुछ परिवर्तन होते रहता है, और इस परिवर्तन का अनुभव करना ही क्या कहलाता है, संवेदनशीलता कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में ठंडी आ गई, भाई ठंडी वातावरण में परिवर्तन हुआ तो क्या होगा, वातावरण में परिवर्तन हो रहा है तो उसी के अनुसार जीवधारी भी अपनी बॉडी में परिवर्तन करेगा, ठीक है, अपने को परिवर्तित करेगा, क्योंकि उसे जीवित रहना है पृथ्वी पर, तो उसी के अनुसार परिवर्तन भी करना है, ठीक है। वातावरण को चैलेंज नहीं दे सकते हैं, वातावरण को कोई भी प्रभावित जल्दी नहीं कर सकता है, वातावरण सबको प्रभावित करता है, ठीक है, किसी भी माध्यम में प्रभावित करता है। अगर जीवधारी के वातावरण में निरंतर परिवर्तन होते रहता है तो जीवधारी अपनी संरचना, अपनी क्रियाओं में भी परिवर्तन करते रहता है। इस प्रकार जीवधारी द्वारा जब उनके वातावरण में परिवर्तन होता है और वो अपने बॉडी की संरचना और क्रियाओं में परिवर्तन करता है तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, अनुकूलनशीलता कहते हैं। परिवर्तित करेगा तभी वो एडाप्ट कर पाएगा, अन्यथा उसकी डेड हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी, ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल के रूप में ठंडी आ गई और ठंडी के समय जो सांप होते हैं वो देखते हैं ठंडी के दिनों में वो गायब हो जाते हैं, यानी कहीं ना कहीं अपना उचित स्थान ग्रहण कर लेते हैं, कहीं ना कहीं छिप जाते हैं बचने के लिए इस ठंडी से, ठीक है। जाड़े के दिनों में देखते होंगे कहीं भी सांप जल्दी दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि जब वातावरण में परिवर्तन हुआ तो अपने बॉडी की या अपनी बॉडी की क्रियाओं में भी परिवर्तन करना पड़ेगा, अन्यथा वातावरण उसको नष्ट कर देगा, ठीक है। तो ये याद रखिए। अगला टॉपिक जो है उत्सर्जन, 11वां उत्सर्जन, इसको कहते हैं एक्सक्रेशन कहते हैं, एक्सक्रेशन कहते हैं। उत्सर्जन क्या है देखेंगे, जितने भी जीवधारी हैं उनमें उपापचय क्रियाएं होती हैं। उपापचय क्रियाओं के बारे में हम बताए हैं, जिसमें सरल से जटिल और जटिल से सरल यौगिकों का निर्माण होता है या पदार्थों का निर्माण होता है। तो उपापचय क्रिया होता है जीवधारियों के शरीर में। इस उपापचय क्रिया के फलस्वरूप कुछ लाभदायक भी पदार्थ बनते हैं लेकिन कुछ हानिकारक भी बनते हैं, और यह हानिकारक बॉडी के लिए बहुत ही हानिकारक होगा, ठीक है। अगर बॉडी में पड़ा रहे तो कोई न कोई समस्या उत्पन्न करेगा, इसलिए इस हानिकारक पदार्थ को बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस हानिकारक पदार्थ को बॉडी से निकालने की क्रिया को ही हम क्या कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। ये जितने भी लक्षण बताए हैं ये जीवधारियों में पाए जाते हैं। इन्हीं लक्षणों के आधार पर हम लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स जो होते हैं उनमें हम अंतर क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। यानी सजीव और निर्जीव के मध्य अंतर हम बता सकते हैं, ठीक है, कि कौन सा सजीव है कौन सा निर्जीव है इन लक्षणों के आधार पर। तो आज के लिए बस इतना ही, कल हम लोग फिर नए टॉपिक के बारे में